जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस से रिलेटेड प्रश्न जो आगामी एग्जाम आरआरबी के थ्रू एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसी के लिए हम लोग देखेंगे। और दोस्तों अब की बार जो सिलेबस जो चेंज हुआ है इसमें आपको ज़्यादातर आपको ध्यान साइंस और करंट अफेयर्स पर ही देना है और मैथ रीजनिंग ऐसे बनाते रहिएगा। दोस्तों मैथ रीजनिंग साइंस जीके बहुत कम पूछेगा, तो पार्ट बी भी एग्ज़ाम जो होगा मेंस का उसमें भी आपको ज़्यादा साइंस ही पूछेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी को अभी से ही पुख्ता करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि एम सेल में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एम सेल में शामिल हो सकने वाले यानी एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। आप फॉर्मूला इसको कैसे बनाएंगे कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है उसका फॉर्मूला 2n² होता है। 2n² होता है। इसी से आपको एम कक्ष की संख्या 3 होता है तो 2 गुना 3 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 9 यानी 18 हो जाएगा। इसी तरह आप सब प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेटरल मेरिस्टेम जिसको पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं, पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जड़ एवं तने की नोक पर स्थित होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। वहीं पर जड़ एवं तने के विकास में जो सहायक होता है उसको भी एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और पत्तियों के आधार पर स्थित होता है उसको इंटरकैलेरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और लंबाई बढ़ाने में जो सहायक होता है वह भी इंटरकैलेरी मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। और पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है वह पार्श्व विभज्योतक होता है। क्या होता है? पार्श्व विभज्योतक होता है। अगला प्रश्न है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक होता है उसको रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं, रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। जैसे कि जीभ मुख गुहा के पर्श पर स्थित मोटी एवं मांसल रचना है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी के मूल्य वैल्यू की खोज किसने की थी, तो यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1798 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। 1798 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। लेकिन कैपिटल जी की खोज न्यूटन ने की थी। कैपिटल इसकी वैल्यू जो बताया था जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। लेकिन कैपिटल जी की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपसे इस बहुत बार इसका मान पूछता है, इसका का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि कैपिटल जी की बीमा कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा एम इनवर्स एल क्यू T-2 होती है, एम इनवर्स एल क्यू T-2 होती है। वहीं पर जो स्मॉल जी होता है इसका मान 9.8 गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, या कहीं कहीं आपको जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछे तब तक इतना ही लेना है, क्वेश्चन में कहीं कहीं 10 दे देता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो यदि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी याद रखना है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, जहां m1 m2 क्या है? द्रव्यमान का गुणनफल है। और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यह बीच की दूरी है। r जहाँ क्या है? बीच की दूरी है। जब इसको दोनों को निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है F बराबर gm1 m2/r²। F इक्वल टू gm1 m2/r²। आपको फॉर्मूला भी याद करते चलना है, फॉर्मूला याद करिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। और जितना हो सके दोस्तों अभी से ही शुरू कर दीजिए। 8, 9th, 7th तक का और 10th का जितना भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बन सकता है
उतना आप उसको बनाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल नहीं है, कौन सा अम्ल नहीं है? तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिसका स्वाद कड़वा होता है वह अम्ल नहीं होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वह मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और आपसे फॉर्मूला क्वेश्चन पूछता है कि आर्हेनियस के अनुसार अगर जल में घुलकर H+ आयन देगा तो वह अम्ल होगा, H+ आयन देगा तो वो अम्ल होगा, और OH- आयन देगा, OH- आयन तो वो क्षार होगा। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देगा तो वह क्षार हो जाएगा, और नीला को लाल कर देगा तो वो अम्ल हो जाएगा। और एक और पढ़े कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, जब ये दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl और प्लस H2O बनता है, ठीक है। लवण हो गया, साधारण नमक NaCl को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और जल बन गया H2O। अगला प्रश्न है, किस क्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग के द्वारा संक्षारित किया जाता है? तो जब लोहे के परत पर जस्ता, लोहे के चादर पर जस्ता का जो परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में या सदिलेपन कहते हैं और जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। लोहे में जंग फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का बना होता है, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड का बना होता है। और लोहे में जो जंग लगता है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। आपसे बार बार यह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लोहे में जो जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक प्रक्रिया का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। और इससे बचाव क्या करते हैं? पेंट करते हैं। बचाव में पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, या सदिलेपन करके, ठीक है, या एनोडीकरण करके भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए, ऐसे हाथ में लेकर आप ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या रहता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसमें होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी वस्तु में स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला PE=mgh होता है, mgh होता है, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h जो होता है वह ऊंचाई होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, Ke=12mv² होता है, 12mv² होता है, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। और जब दोनों को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा पैदा होता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा होता है। और ऊर्जा की जो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश राशि है, अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि है। और घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। वैसे ही जैसे ईंट आप एक के ऊपर करके रखते हैं, एक के ऊपर ईंट रखते हैं, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए ये भी पूछता है क्वेश्चन, एक आपसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो इसका भी फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, P²/2m होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाता है P²/2m होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि जब हम आधुनिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो यानी कक्षा की संख्या, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार घट जाता है, परमाणु का आकार घट जाता है। और जब अभी जो आवर्त सारणी चल रहा है वह मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। वहीं पर मेंडलीव ने जो दिया था 1869 ईस्वी में, वह
परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन जो 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया है वह परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी आधारित है। अगला प्रश्न है कि मानव नर में मूत्र एवं वीर्य के प्रभाव के लिए मार्ग जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये उसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। और मूत्र मार्ग का कार्य क्या क्या है? तो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालना, शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाने का कार्य करती है। और जो शुक्राशय होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर होता है, शुक्राशय जो होता है वह प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या उसका आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेता है तो भीग जो v होगा वेग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, v इक्वल टू 2πr/t हो जाएगा, 2πr इक्वल टू t हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए यह आपका वृत्त हो गया, यहाँ पर आपका त्रिज्या हो गया और यहाँ से जा रहा है तो यह v वेग से जा रहा है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो जाएगा, लगा समय t और वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? एक 2πr के बराबर, उसके परिधि के बराबर होगा, यानी 2πr होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वेग हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, तो 2πr इक्वल टू 2πr बटा t हो जाएगा, 2πr बटा t हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 78 में 273 जोड़ देना है, यानी 351 केल्विन हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है कि C-0 बटा 5 इजकल टू F-32 बटा 9 इजकल टू K-273 बटा 5। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस को सेल्सियस यहाँ कर देना था, यहाँ पर क्या करना, सीधे आपको जोड़ देना है 273 केल्विन में पूछे तो। उसी में आपका मानव शरीर का तापमान पूछ रहा है केल्विन में, तो 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच जो मान होता है कम हो जाता है, यानी कितना से कम हो जाएगा? तो मुंह का पीएच मान तो हो जाएगा 5.5 से कम होगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। और दांतों का जो एनामेल होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो बहुत ही मजबूत होता है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वह दांतों का एनामेल ही होता है। और मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। और वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। और इसका कारण होता है NO2 प्लस SO2, NO2 और SO2। और सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, नॉर्वे देश में होती है। अगला प्रश्न है कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन हो जाएगा? तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना वह उभयधर्मी, यानी एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। और जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 प्लस 6HCl के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो 2AlCl3 प्लस 3H2O बन जाएगा। और ये क्षारीय के साथ हो गया, और जब अम्लीय के साथ होगा तो Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 2NaLO2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध के क में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो इसका सूत्र हो जाता है VIT, याद रखिएगा VIT हो जाता है, क्योंकि W इक्वल टू QV होता है, वहीं पर VIT यानी Q इक्वल टू IT, तो I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T बाई R जूल हो जाएगा, जहाँ पर Q आवेश है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R क्या है? प्रतिरोध। Q इक्वल टू IT भी का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध R द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H है, तो H इक्वल टू W/J होता है, और इसमें व्यय जो शक्ति P होता है V स्क्वायर बाई R होता है। ये सब फार्मूला आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करते चले। H इक्वल टू W/J होता है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार
प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है, तो यह 5 तत्वों से मिलकर बना है और यह ऋषि कनाद के द्वारा बताया गया था, ऋषि कनाद के द्वारा बताया गया था। और प्राचीन दर्शन के अनुसार 5 मूल तत्व क्या क्या है? आग है, जल है, वायु है, धरती यानी क्षितिज है और गगन यानी आकाश है। और भारतीय साहित्य में इन 5 तत्वों को पंचतत्व कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु को P एवं F के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो जब अवतल दर्पण होगा तो P और F के बीच में होगा, तो जो छवि बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जब वस्तु को P एवं F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी एवं दर्पण के पीछे बनता है, और वहीं पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा, आभासी एवं दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है कि ऊतक क्या होता है? ऊतक टिश्यू, तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं उसको ऊतक टिश्यू बोलते हैं। और ऊतक के 3 प्रकार होता है, उपकला, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक ऐसे होता है। ठीक है, और ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंचट के द्वारा किया गया था, विंचट के द्वारा किया गया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ऊतक के अध्ययन को याद रखिएगा दोस्तों, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और कोशिकाओं से ऊतक एवं ऊतक से अंगों का निर्माण होता है। सेल से ऊतक बनता है और ऊतक यानी टिश्यू से टिश्यू अंग बनता है, ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m के साथ चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v कर दी जाए? तो क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी गति के प्रोपोर्शनल होता है तो जब 2 गुना करेंगे तो 4 काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी k प्रोपोर्शनल होता है, k प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है, यह किस घटना के कारण है? तो यह हो जाएगा पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण है, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण है। अगला प्रश्न है कि पार्श्व व्युत्क्रमण में प्रतिबिंब दर्पण में विपरीत दिखाई देता है, सही बात है। और यदि किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/F। और समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। और समतल दर्पण के प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था। त्रिक नियम डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक तत्व ए बी सी डोब्रेनर त्रिक के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है एवं सी का 39 है तो बी का क्या होगा? तो बी का निकालने के लिए क्या होता है कि ए और सी के द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। यही डोब्रेनर का त्रिक नियम था। तो बी का द्रव्यमान निकालने के लिए 7 और 39 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान बी का परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो हो जाएगा लेवोजियर ने रखा था, लेवोजियर। और आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जन्मदाता लेवोजियर को ही माना जाता है। और रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुआ है, यानी यह मिस्र का एक भाषा है जिसका अर्थ होता था काली मिट्टी। और रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के स्वर्ण पत्ती से प्रकीर्णन का प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया था,
अगला प्रश्न है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और अब पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो छवि छोटा यानी चित्र छोटा बनेगा तो वह उत्तल दर्पण होगा, यानी कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। और उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। वहीं पर इसका उल्टा हो जाता है अवतल लेंस में, जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु की ओर आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उल्टा अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा एवं तेलों का क्या होता है? तो वसा एवं तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग कर वनस्पति घी बनाता है, जिस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और उत्प्रेरक जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके गति को बढ़ा और घटा देता है। और उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, बर्जिलियस के द्वारा खोज इसका किया गया था, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। और अगला पॉइंट्स है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह बेंजोइक रसायन का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक रसायन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन सभी उपचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, और थायरॉक्सिन की अल्प क्रियाशीलता से रोग हो जाता है जरावमानता, मिक्सीडीमा, गलकंड और हाशीमीटो का रोग हो जाता है, हाशीमीटो का रोग हो जाता है। प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम, जिसको पार्श्व विभवयोजक बोलते हैं, पार्श्व विभवयोजक बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जड़ एवं तने की नोक पर स्थित होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। वहीं पर जड़ एवं तने के विकास में जो सहायक होता है उसको भी एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और पत्तियों के आधार पर स्थित होता है उसको इंटरकैलेरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और लंबाई बढ़ाने में जो सहायक होता है वह भी इंटरकैलेरी मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। और पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है वह पार्श्व विभवयोजक होता है। क्या होता है? पार्श्व विभवयोजक होता है। धातु किरोसिन में संग्रहित की जाती है? तो किरोसिन के तेल में सोडियम को संग्रहित किया जाता है, क्योंकि सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, जैसे जब सोडियम को जल में रखते हैं तो NaOH और H2 बनता है, H2 गैस बाहर निकलता है। और सबसे महंगा धातु प्लेटिनम है, प्लेटिनम का प्रतीक Pt होता है। सोना गोल्ड का प्रतीक Au होता है, जिसको औरम बोलते हैं। और सबसे तन्य धातु सोना गोल्ड होता है। और कॉपर जो होता है ना, कॉपर का प्रतीक Cu होता है। और तांबा विद्युत का सुचालक होता है, तांबा विद्युत का सुचालक होता है। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल्सियस से केल्विन में तापमान बदलने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें 273 को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तापमान करेंगे तो 273 केल्विन आएगा। वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में तापमान 373 केल्विन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।